Good evening, students. I'm again with you. We are studying socialism and the Russian Revolution. In the last video, we talked about how the society was in a turmoil and Russia was getting ready for a revolution. See, we will talk about the incidences that happened leading to 1914 and then 1917. But before that, before we talk about the October Revolution of 1917 and of course the fall of the monarchy in February 1917, I would like you to take there in a sequence wise manner. So 1914 में जब जार निकोलस ruled Russia and its empire, besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. Russia stretched to Pacific and comprised today's Central Asian states as well. Georgia, Armenia, Azerbaijan. आजकल भी ये दोनों देश बहुत न्यूज में हैं. You must know that the majority religion was Russian Orthodox Christianity. हालांकि वहां पे टोटल 5 रिलीजन के लोग रहते थे, 5 कम्युनिटीज थी, लेकिन मेजॉरिटी रिलीजन जो था दैट वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. उसके अलावा कैथोलिक्स थी, प्रोटेस्टेंट्स थी, मुस्लिम और बुद्धिस्ट. तो इस तरह से रशिया की अगर हम उस समय की सोसाइटी की बात करें तो ये तो रहा रिलीजन बेस्ड. अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो रशिया बहुत लेट इंडस्ट्रियलाइज हुआ है और शुरुआती दिनों में लगभग 85% वहां की जो पॉपुलेशन थी इट डिपेंडेड ऑन फार्मिंग. तो इस तरह से ये बहुत बड़ी बात थी कि एक ऐसा देश जिसमें फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा जो डिपेंड करता था, वहाँ जब रिवॉल्यूशन आया तो इट was basically due to 2 categories. One was the workers and the other one was the farmers in the rural areas. हुआ क्या था एक्चुअली, देखिए अगर मैं आपको फिर से एक बार मॉस्को और उसके अराउंड का एरिया दिखाऊं, रसिया में 2 ही शहर, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, रसिया में 2 ही शहर फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज हुए थे. दैट वाज पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अलावा बाकी सभी लोग तो खेतीबाड़ी पे ही निर्भर थे. जबकि यूरोप के दूसरे देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ लगभग 40% 50% लोग ही खेतीबाड़ी पे निर्भर थे. बाकी जो लोग थे वो फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्रियों में काम करने लगे थे. अब अगर हम रसिया में एकदम से जब ये फैक्ट्रियां बढ़ने लगी तो कोयले के प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 1890s के बाद जब इंडस्ट्रीज आने लगी रसिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा, तो डबल हो गया कोयले का प्रोडक्शन.
और स्टील का प्रोडक्शन 4 टाइम्स हो गया। इतना एकदम से वहां पे बढ़ावा मिला। अगर कहीं पे इतना बढ़ावा मिलता है तो नेचुरल है कि उन टाउन्स के आसपास बहुत सारे नए लोग आए होंगे, सेटल डाउन हुए होंगे, तो वहां उन लोगों के रहने की व्यवस्था कैसी रही होगी। जब भीड़ इकट्ठी होने लगती है तो डॉर्मेट्रीज और रूम्स, 2 तरह की व्यवस्थाएं लोगों के लिए होती थी। सैनिटेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नई नई छोटे छोटे रूम्स में कॉलोनियाँ इस तरह से बन गई थी कि लोग वहाँ पर रहने लगे थे। और बेसिकली जो क्राफ्ट यूनिट्स और फैक्ट्री वर्कर्स बराबर से हो चुके थे अब। और क्राफ्ट वर्कर्स लगभग 15 आवर्स और फैक्ट्री वर्कर्स लगभग 12 आवर्स के आसपास डेली काम किया करते थे। ये कंडीशन थी उस समय। 31% वीमेन अब वर्कर्स में आ चुकी थी, वो काम करती थी वहां पर। ये बाय द एंड ऑफ 1914 की मैं बात कर रहा हूं, जिस साल वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। बच्चों, डिस्पाइट द डिविजन्स, डू यू नो हाउ द वर्किंग पीपल वर डिवाइडेड? ये जो वर्कर्स थे इनमें भी क्लासेस बन गई थी। मेटल वर्कर अपने आप को सुपीरियर समझते थे एंड अदर वर्कर्स दे वर थॉट ऑफ टू बी डाउन ट्रोडन। इस तरह की मेंटेलिटी समाज में हो गई थी और दे टुक फ्रीक्वेंटली। अब स्ट्राइक्स होने लगे। मैं आपको बताऊं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 और 97 में बहुत सारे स्ट्राइक हुए और 1902 में बहुत सारे स्ट्राइक हुए मेटल इंडस्ट्री में। यही नहीं, अगर हम अब गांव देहात की तरफ अगर मैं आपको ले चलूं रसिया में, तो गांव देहात में क्योंकि वहां ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन करता था लैंड को, इसके अलावा लैंड वाज ऑन्ड बाय द क्राउन, द नोबल्स, तो यहाँ के लोग फ्रांस के पीजेंट से भी ज्यादा परेशान थे। फ्रांस के पीजेंट्स अगर आपको याद हो तो कुछ पीजेंट्स नोबल्स से बड़े अटैच थे, युद्ध भी लड़ा उन्होंने नोबल्स के साथ। लेकिन रसिया के पीजेंट्स तो नोबल से लैंड छीनना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो उनकी जो लैंड है वो उनको मिल जाए। आप रसिया का जो रूरल बैकग्राउंड है उसे देखिए कि बहुत बड़ा एरिया है और खेतीबाड़ी के लिए ये इतना सूटेबल था कि रसिया यूज्ड टू सप्लाई फूड ग्रेन्स आउटसाइड। बहुत अच्छा फूड ग्रेन वहाँ पे होता था और वो बाहर सप्लाई करते थे। अनलाइक फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अनलाइक फ्रांस, द Brittany peasants respected, as I have told you, in France they respected the nobles, but in Russia the peasants did not respect the. In 1902 there occurred a large scale of murders in southern Russia, and by 1905 it spread in whole of the Russia. अब 1914 तक कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनने दी थी जार ने, इलीगल थी 1914 तक। लेकिन अंडरग्राउंड 2 पार्टीज बन चुकी थी।
पहली पार्टी बनी 1898 में, ये बनी मजदूरों की, वर्कर्स की, और उसके 2 साल बाद ही दूसरी पार्टी बनी, वो थी रूरल बैकग्राउंड की पार्टी, और वो बेसिकली सोशलिस्टों की और किसानों की पार्टी थी। ये जो मजदूरों की जो पार्टी थी, दिस वाज सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। Social Democratic Workers Party. It was founded in 1898 by socialists who respected Karl Marx ideas, right? And in the rural background, they formed the Socialist Revolutionary Party with the inclusion of many of the farmers. That was in 1900. Basically a difference of only 2 years. Both were not legal, mind you. And this party struggled for the rights of the peasants. और इसमें बहुत सारे लोग बाद में ज्वाइन हो गए, बिलोंगिंग टू नोबल्स, और जो कि ट्रांसफर हो गए थे पीजेंट्स में। तो इस तरह से the Democrats disagreed with socialists. Democrats ये कहा करते थे कि ये जो पीजेंट्स हैं, इनमें कुछ बहुत अमीर है, कुछ बहुत गरीब है, और ये रिवॉल्यूशनरी नहीं हो सकते, ये रिवॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा सोशलिस्ट जो लोग थे वो ऐसा नहीं मानते थे, एंड दे वांटेड द पीजेंट्स टू जॉइन द रिवॉल्यूशन। लेनिन जो है, लेनिन पीजेंट्स के बारे में वो यही सोचते थे कि पीजेंट्स का जो ग्रुप है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूनाइट देम। द प्रॉब्लम वाज सेम, सम ऑफ द पीजेंट्स वर वेरी रिच and some of them were very poor. So this was the basic difference. व्लादिमीर लेनिन ने जो ऑर्गेनाइजेशन, जो स्ट्रेटेजी बनाई, ये जो पार्टी थी, ये बेसिकली 2 तरह की सोच वाले लोगों में बट गई। एक ऐसा ग्रुप जो बोल्शेविक ग्रुप था, पार्टी एक है, सोच 2 है। बोल्शेविक ग्रुप के लीडर हो गए व्लादिमीर लेनिन, जो ऐसा सोचते थे कि इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जार, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड देयर ऑल देयर मेंबर्स शुड बी कंट्रोल्ड। लेकिन ऑन द अदर हैंड मेंशेविक ऐसा नहीं सोचते थे। मेंशेविक समझते थे कि पार्टी शुड बी ओपन। तो बेसिकली ये 2 धड़े, एक डिसिप्लिन को मानने वाले लेनिन जिस ग्रुप के लीडर थे, और दूसरे मेंशेविक। तो बेसिकली बोल्शेविक और मेंशेविक में यही डिफरेंस था, डिसिप्लिन, ओपन। अब टर्बुलेंट टाइम तो स्टार्ट हो ही गए थे, लेकिन 1905 आते आते रियल टर्मोइल, रियल टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया। पूरे रसिया में मर्डर्स होने लगे, नोबेल्स के, किसान उनको मारने लगे, और इस तरह से लिबरल्स इन रसिया कैंपेन्ड टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। तो लिबरल्स दोनों के साथ मिले हुए थे, सोशल डेमोक्रेट्स के साथ भी और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ भी मिलकर के दे वांटेड द एंड ऑफ ऑल दिस टर्मोइल्स, एंड दे वांटेड दैट द पीजेंट्स एंड वर्कर्स should take over. They wanted the end to all this. They demanded a constitution, in fact, and
they wanted Bazaar to go. They were supported in the empire by nationalists. नेशनलिस्ट सपोर्ट करते थे इनको पोलैंड साइड में, आजकल का जो पोलैंड है, और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में दे वर सपोर्टेड बाय जिहादीज. मुस्लिम डोमिनेशन एरियाज में दे वर सपोर्टेड बाय जिहादीज एंड पोलैंड की तरफ दे वर सपोर्टेड बाय द, हाँ, this was basically the difference. So they got a lot of support from all around. और 1904 आते आते ये विंटर भी उस साल ज़्यादा पड़ी थी. ये वास्तव में रशियन वर्कर्स के लिए बहुत बुरा साल था. प्राइसेस हाई हो गए थे, वेजेस लो हो गई थी, विंटर ज़्यादा थी. कोई दिन ऐसा नहीं हुआ करता जिस दिन दुकान पे ब्रेड के लिए, रोटी के लिए लड़ाई ना हुई हो, लूट ना मची हो. इस तरह के हालात जिस देश में हो जाएं, आप समझ सकते हो कि हालात उस समय क्या रहे होंगे. सो 1904 the 4 workers were dismissed in a factory. The name of the factory was Putilov Iron Works. ये 4 वर्कर्स क्या डिसमिस हुए? In a few days 1,10,000 workers gathered in St. Petersburg. 1,10,000 is not a small number. They gathered. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना टर्मोइल सोसाइटी में चल रहा था. और इन्होंने 3 चीजें डिमांड करी. वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, इंक्रीज इन द वेजेस एंड इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशंस. ये 3 डिमांड थी. जुलूस के लीडर थे फादर कैपोन, and they were marching. When they were marching towards the Winter Palace, they were stopped by the police. They were in fact attacked by the police and the cacique. Over 100 workers were killed and 300 were wounded. This day is known as Bloody Sunday. रसिया के इतिहास में 2 संडेज आप याद रखिएगा. उनमें से ये पहला संडे है जिसको ब्लडी संडे के रूप में जाना जाता है, और दूसरा फिर आएगा फरवरी 1917 में. तो इस तरह से एक शुरुआत तो अगर आप देखें तो रिवॉल्यूशन की यहाँ पर हो चुकी थी. और अब क्योंकि इतना ये डेथ्स देखने के बाद देश में इतना भड़काव आ गया कि लॉयर्स, द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सभी ज्वाइन कर गए और एक यूनियन ऑफ यूनियंस बना दी गई. ये यूनियन ऑफ यूनियंस जब बन गई तो फिर समस्या यहाँ तक आ गई कि इस रिवॉल्यूशन में ही जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, यानी कि डूमा. डूमा फर्स्ट इलेक्ट हो गई, लेकिन अब जार तो आदि नहीं थे कि कोई उनको सलाह दे. 75 डेज के अंदर उन्होंने डूमा फर्स्ट को कर दिया डिसमिस, और फिर री इलेक्शन हुआ डूमा सेकंड का 3 मंथ्स के अंदर, 90 डेज के अंदर. 90 डेज के अंदर डूमा सेकंड बन गई, लेकिन सलाह तो उनको भी देनी थी.
जार साहब को तो मानना नहीं था, जार निकोलस तो सुनते नहीं थे, और इस तरह से डूमा सेकंड को भी जाना पड़ा। और लोग ये तमाशा जब देख रहे थे, उन्हीं दिनों में उन्होंने वोटिंग पैटर्न चेंज करवाया, वोटिंग लॉज चेंज करवाए, और फिर उन्होंने बनाई डूमा थर्ड। डूमा थर्ड में लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज वर कैप्ट आउट, they were not voted in the Duma. The laws were changed in such a way, only the conservatives were allowed to be part of Duma. लेकिन जार साहब को तो ये भी मंजूर नहीं था। 1914 का जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो निकोलस जार सेकंड को बिल्कुल सुनने की आदत नहीं थी। लोगों ने इनिशियली उनका साथ दिया। देखिए, ये 1914 का जो वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, आपको पता है कि ये सेंट्रल पावर्स के बीच में, सेंट्रल पावर्स की जब हम बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और इन तीनों का एक ग्रुप था, इनको सेंट्रल पावर्स के रूप में जाना जाता है। और दूसरा जो ग्रुप था जो इनके विरुद्ध था, दैट वाज फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया। और बाद में इस ग्रुप में दो देश और जुड़ गए, वो थे इटली एंड रोमानिया। तो इस तरह से ये वर्ल्ड वॉर लड़ा तो जा रहा था यूरोप के देशों में, लेकिन क्योंकि ये सारे के सारे कॉलोनीज सारी दुनिया में बनाए हुए थे, तो ये वर्ल्ड वॉर इनफैक्ट पूरी दुनिया में लड़ा जा रहा था, ये यूरोप के बाहर भी लड़ा जा रहा था। और रसिया बड़ी मुश्किल में था। जार निकोलस सेकंड ने शुरू में रिक्वेस्ट करी लोगों से, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, हमारा साथ दीजिए, लेकिन बाद में कुछ चीजें उनके विरुद्ध हो गई। एक तो